नमस्कार। नई परख की अखबार नवीसी कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करूँगा, जिसके बारे में दुनिया के तमाम अखबारों में आजकल चर्चा हो रही है। हिंदी के अखबारों में भी इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन मेरी यह कोशिश होगी कि मैं इसके बारे में व्यवस्थित रूप से आपको थोड़ी जानकारी दे पाऊँ। यह जो पूरा मुद्दा है, वह अमेरिका में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 30 मार्च को बीबीसी से बातचीत में यह कहा कि मैं तीसरी दफा भी यानी तीसरे टर्म के लिए भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं और इसके लिए मैं कानूनी रास्तों पर विचार कर रहा हूं और काफी गंभीरता से ऐसा कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप, आप सब ये जानते हैं कि अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने फैसलों से पूरी दुनिया में एक तरह से हाहाकार मचा दिया है। लोगों को का यह मानना है कि हो सकता है कि ट्रंप के फैसलों के कारण पूरी दुनिया में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह लगातार टैरिफ लगाए जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। और अलग-अलग जो अर्थशास्त्री हैं, वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं, उसके कारण से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये एक अलग मुद्दा है जिस पर हम कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह इस बात से संबंधित है कि क्या अमेरिका में कोई व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है, और अगर वह तीसरी बार राष्ट्रपति बनता है या कोई बनना चाहता है तो उसके पास कौन-कौन से रास्ते हैं। अब ट्रंप साहब ने जब यह कहा तो लोगों का ध्यान सीधे तौर पर अमेरिका के संवैधानिक स्थिति की तरफ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जब पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन साहब बने थे, तो वो लगातार 2 बार चुनाव जीते। माना जा रहा था कि वो तीसरी बार भी चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो उसी समय से यह एक परिपाटी बन गई कि 2 बार से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं रहता था। लेकिन यह परिपाटी टूटी और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में आए जो 4 टर्म के लिए राष्ट्रपति बने और 1933 से लेकर 1945 तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद बहुत सारे लोगों के बीच में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या इस स्थिति को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, यानी कि हर नेता यह फैसला करे कि उसे कितनी बार चुनाव लड़ना है या उसे पुरानी परिपाटी का पालन करना है। तो फिर यह फैसला लिया गया कि एक संविधान संशोधन किया जाए और फिर 22वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 1951 में अनुमोदित हो गया, पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई। और उस संविधान संशोधन के स्वीकृत हो जाने के बाद स्थिति यह बन गई कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 8 साल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। स्थिति इसमें यह कही गई कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनता है, वो अगर 2 साल से कम अपने पहले टर्म में राष्ट्रपति रहता है तो फिर से चुनाव लड़ सकता है। अब इस बिंदु को जरा स्पष्टता से समझते हैं। अमेरिका में स्थिति यह है कि एक बार जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाता है तो अगली बार राष्ट्रपति पद के लिए 4 साल बाद चुनाव होता है। अब अगर उस स्थिति में राष्ट्रपति की बीच में मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह पर राष्ट्रपति बनते हैं। यहाँ तक कि वहां पर एक नियम भी बना हुआ है कि अगर उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाती है तो फिर जो हाउस है, यानी कि जो कांग्रेस का जो एक सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां का जो अध्यक्ष होगा उस सदन का, वह राष्ट्रपति बनेगा। और ऐसी एक श्रृंखला बनी हुई है। एक बहुत ही प्रसिद्ध वेब सीरीज है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, अगर आप उसको देखेंगे तो इस पूरी स्थिति को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बहरहाल, तो जो अगर मान लीजिए कि मैं उपराष्ट्रपति हूं अमेरिका का और मेरे समय में कोई राष्ट्रपति है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मैं उस कार्यकाल में अगर 2 साल से कम राष्ट्रपति रहता हूं तो मैं 2 बार चुनाव लड़ सकता हूं। लेकिन अगर मैं 2 साल से ज्यादा रह जाता हूं तो फिर मैं एक ही बार चुनाव लड़ पाऊंगा। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि उपराष्ट्रपति इस स्थिति में रहते हुए भी अधिकतम 10 सालों के लिए राष्ट्रपति रह सकता है। यानी कि वो 2 बार चुनाव लड़कर जीतता है और उसके पहले जब उपराष्ट्रपति वाले कार्यकाल में वह 2 साल से कम राष्ट्रपति रहता है तब। मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरी संवैधानिक संरचना को समझ पाए होंगे। तो अगर अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह रास्ता है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो अभी उनके उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ें और वो राष्ट्रपति बन जाएं, डोनाल्ड ट्रंप उनके उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बने और उसके बाद वो इस्तीफा दे दे
और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर से राष्ट्रपति बन जाए और कम से कम वो 2 साल और राष्ट्रपति रह सकेंगे। लेकिन इसमें जो संविधान का 12वां संशोधन है वह एक अड़चन पैदा करता है, जिसमें यह कहा गया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखता है वह उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। यानी कि अगर ट्रंप के पास यह योग्यता नहीं है कि वह राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ पाए तो वो उपराष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार नहीं हो पाएंगे अगले चुनाव में। फिर उनके पास क्या रास्ता है? उनके पास एक रास्ता यह है कि वे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके अध्यक्ष बन जाए और उसके बाद कुछ ऐसी जुगत भिड़ाएं कि जो राष्ट्रपति बना है और जो उपराष्ट्रपति बनेगा अगले चुनाव में वो दोनों ही इस्तीफा दे दें और फिर उसके बाद ट्रंप साहब तीसरी बार राष्ट्रपति बन जाए। अब अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो उनके पास तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि वो संविधान में संशोधन करें और संविधान के संशोधन के द्वारा जो 22वां संविधान संशोधन हुआ है उसे निरस्त कर दें। अब इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? तो एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जिसमें कि जो कांग्रेस है उसके दोनों ही सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट 2/3 मेजोरिटी से संविधान संशोधन के प्रस्ताव को मान ले। ये थोड़ा कठिन लगता है जिस तरह की अमेरिका की संरचना है जहां पर अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग पार्टियों का वर्चस्व है, तो ऐसा लगता नहीं है कि ट्रंप के लिए एक आसान रास्ता है। और एक दूसरा रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का, लेकिन यह और भी मुश्किल है क्योंकि यह बुलाया तो कांग्रेस के द्वारा जाता है, लेकिन इसमें जरूरी यह है कि कम से कम 2/3 जो प्रोविंसेस हैं यानी कि 50 में से 34 इसके लिए रिक्वेस्ट करें और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हो और इसमें यह प्रस्ताव रखा जाए कि अब से यह नियम नहीं रहेगा कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसे पारित होने के लिए उस संविधान संशोधन को पारित होने के लिए 38 प्रोविंसेस के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। 38 प्रोविंसेस के समर्थन का मतलब है कि 38 प्रोविंसेस की जो असेंबलीज हैं वो इसे रेटिफाई करेंगी, इसका अनुमोदन करेंगी। यह भी एक टेढ़ी खीर लगती है। तो कुल मिलाकर अभी ट्रंप के सामने जो कानूनी रास्ता है बड़ा धुंधला सा है और उस रास्ते में सबसे आसान यही लगता है कि वे खुद को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष बना लें और कुछ ऐसी जुगत भिड़ाएं कि जो अगले चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे रिपब्लिकन पार्टी के और जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे दोनों लोग चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दें और फिर से ट्रंप 2 सालों के लिए राष्ट्रपति बन जाए। यह ध्यान रखने वाली बात है कि अगर वो संविधान संशोधन नहीं करते हैं तो किसी भी हालत में वो अधिकतम 10 वर्षों तक ही राष्ट्रपति रह पाएंगे, लेकिन संविधान संशोधन करके वे कुछ ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे वे लंबे समय तक राष्ट्रपति रह पाए। ये बड़ी ही मजेदार स्थिति है क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में हम इस तरह की प्रवृत्ति देख सकते हैं। जो पुतिन हैं उन्होंने रूस में इसी तरह की रणनीति अपनाई और यह सुनिश्चित कर लिया कि कम से कम जो 2036 है यानी कि आज से 11 वर्षों बाद तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। उसके बाद अगर वो दुनिया में रहते हैं तो हो सकता है कि वो कोई और रास्ता निकाल लें। चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग हैं वो भी उन्होंने भी इसी तरह का प्रावधान कर लिया है कि वो अनंत काल तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। हमारे देश में स्थिति थोड़ी अलग है। हमारे देश में तभी तक कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री रह सकता है जब तक उसे संसद में बहुमत प्राप्त है। संसद मतलब लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, राज्यसभा की इसमें ज्यादा कुछ भूमिका होती नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ऐसी सरकारें गिरी हैं जिनका की लोकसभा में बहुमत नहीं रहा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरी, उसके पहले मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी, चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरी थी, आई.के. गुजराल, देवेगौड़ा, वाजपेयी, इन सब की सरकारें लोकसभा में बहुमत ना होने के कारण गिर चुकी हैं। लेकिन भारत में यह नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति 2 बार बनेगा या 2 बार उसके लिए चुनाव लड़ सकता है, बल्कि यहाँ पर जनता को संप्रभु माना गया है और यह तय किया गया है कि जब तक किसी भी नेता को जनता का समर्थन प्राप्त है और जनता के समर्थन को प्राप्त होने का पैमाना यह है कि उसकी पार्टी को बहुमत की सीटें मिल रही हैं, तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और संसद में उनके भाषणों से लगता है कि वे चौथी और 5वीं बार के लिए भी तैयार हैं। हालांकि यहाँ पर एक और ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपनी पार्टी में यह तय करवाया था कि 75 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अब मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हो जाएंगे अगर वो वरिष्ठ नेता हैं, और अगर वो वरिष्ठ नेता नहीं है तो चुपचाप घर में जाकर बैठ जाएंगे।
अब स्थिति यह है कि खुद प्रधानमंत्री अगले सितंबर में 75 साल के होने वाले हैं। तो क्या पार्टी ने जो एक रेखा तय की थी सभी नेताओं के लिए, यहां तक कि वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के लिए, क्या अब वो उसे मानेगी या नहीं मानेगी? लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि यह नैतिकता का मसला है। यह एक पार्टी के भीतर तय की गई नीति का मसला है। यह संसद के द्वारा पारित किया गया नियम नहीं है या कोई कानून नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो इसकी अवहेलना कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक प्रश्न हमारे सामने जरूर आता है, और वह यह है कि नेताओं के द्वारा सत्ता में आ जाने के बाद उसे लगातार अपने पास संजो कर रखने या उस पर अपना दबदबा रखने की प्रवृत्ति, यह एक जो निश्चित कार्यकाल की जो पूरी अवधारणा आई थी उससे आगे जाकर अपने दबदबा को कायम रखने की लालच को भी दिखाता है। यानी कि लोकतंत्र के भीतर जो है सीमाएं लगाई गई अलग अलग देशों में, उसके पीछे मुख्य कारण यही था कि नए लोग सामने आ सके, नए विचार सामने आ सकें, और कोई एक व्यक्ति अपनी लोकप्रियता के आधार पर पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जड़ न बना दे। इसी कारण से अलग अलग देशों में यह पूरी नीति बनाई गई। हमारे देश में नहीं बनाई गई, जैसे मैंने पहले कहा कि शायद यहाँ पर जनता के विवेक पर ज्यादा भरोसा किया गया। लेकिन जिन देशों में ऐसा नियम था, अगर वहां के नेता इसकी अवहेलना करने, इसकी इससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको निरस्त करके और अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं से भी इसे एक लोकतांत्रिक प्रवृत्ति नहीं मान सकते हैं। और हमें इस बात पर ध्यान रखना हो, इस बात को याद रखना होगा या इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो यह प्रवृत्ति है वह असल में इन तमाम देशों में एक अलोकतांत्रिक सोच को ही बढ़ावा देने वाली स्थिति के रूप में रहेगी। चीन में कभी भी लोकतंत्र नहीं था, पुतिन के देश में कोई नहीं कह सकता है कि लोकतंत्र है, और अगर जो ट्रंप हैं वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो अमेरिका के लोकतंत्र को कमजोर ही करेंगे। आज की इस चर्चा को मैं यही विराम देता हूं। हम अगले दिन मिलेंगे और किसी अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।